तो हेलो एवरीवन। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है क्लास 11th के लिए। पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर हम शुरू करेंगे। ये एक बहुत ही फटाफट एक एज अ रिवीजन क्लास होने वाली है। और ये क्लास जो है ये मेनली आपके क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ के साथ अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या फिर कोई बेसिक्स अगर रिवाइज करना चाहता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मटेरियल मैं लेकर आया हूँ ये मटेरियल है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। ये फ्री मटेरियल है। आप इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाया है। और रिवीजन के लिए स्पेशली पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ती। अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है तो हो सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है तो ये सपोर्ट मटेरियल टाइप है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स है, वो पढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। नाउ इम्पोर्टेंट इसमें है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो क्यों होता है और क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक सेट ऑफ रूल्स बताता है कि किस तरीके से कोई भी कंट्री में जो उसके लोग हैं या गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करे, उनको कैसे गवर्न किया जा सकता है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। ठीक है। और मतलब हमको एक रूल बुक की तरह हम इसको लेते हैं। ठीक है, क्या होती है, एक रूल बुक होती है। रूल बुक की जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। Why do we need a constitution? Authority of a constitution. How was constitution made? Provision adopted from different constitution. कहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब इसमें माइंड मैप्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं तो आपको ज़्यादा लेंथी पढ़ना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे फर्स्ट आता है अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। ना कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस का मतलब कि एक गवर्नमेंट में या फिर एक हम कह सकते हैं एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट भी एक पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। तो गवर्नमेंट, लोग, सिटीजन्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, लोग अलग अलग लोगों में खुद में अपने अपने तरीके से पीपल आर ऑफ डाइवर्स नेचर। ठीक है। तो इन सब के बीच में एक तालमेल कैसे बिठा जाए, सबकी मांगे को, सबकी शर्तों को, सबके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये कोऑर्डिनेशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है अश्योरेंस। अश्योरेंस किस चीज़ की, भाई अश्योरेंस इस चीज़ की कि भाई हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, हमारे साथ में कुछ खराब ना हो, इनजस्टिस ना हो, इसकी अश्योरेंस करता है। हालांकि ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट नहीं है, होता नहीं है सबके साथ में, पर अश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये गारंटी देता है कि ठीक है, अ मिनिमम लेवल ऑफ आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ आपके साथ कुछ भी मनचाहा बर्ताव सरकार या फिर कोई भी इन जनरल कोई भी लोग आपस आपस में नहीं कर सकते। देयर आर सम लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो एंड सम लेवल ऑफ प्रिविलेजेस राइट्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए फिर बताता है क्या। दूसरा है बेसिक लॉज। बेसिक लॉज बेसिक लॉज ये बताता है कि मिनिमम जो लॉज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक लॉज होते हैं हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। ठीक है, वो सबसे पैरामाउंट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और बाकी जो लॉज होते हैं, अब सारे लॉज तो हम लिख नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके लिए फिर अलग अलग हमारे पास में एक्ट्स बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लॉज लिखे हुए हैं, कुछ नियम लिखे हुए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक, तो बताता है अगर मान लीजिए डिफाइन ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल होता है इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जब लॉज लिखे हुए नहीं है तो काम किस तरीके से होगा,
तो सारा काम कौन करता है? या तो सुप्रीम कोर्ट करती है या पार्लियामेंट कन्वेंशन से चलता है। जैसे हम यूके की गवर्नमेंट में देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब थर्ड चीज़ है फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। वही जैसे मैंने बात की कि लोगों की क्या महत्वाकांक्षाएं, क्या लोगों के गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है। कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो द सो कॉल्ड किसी कास्ट से आता है, ठीक है, उसके पास में सारी सुविधाएं नहीं है, उसके पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है कि वो अपनी पढ़ाई कर सके या कोई अच्छी जगह पे एक एजुकेशन को अपनी पूरी कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमारी हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये हमारी हेल्प करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 हेल्प करता है, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारे राइट टू एजुकेशन। तो अब वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये चीज़ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कोई सर्टेन कास्ट का है अगर वो, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा, एजुकेशन में भी मिलेगा रिजर्वेशन, और कहीं पे नौकरी करने जाएगा तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 ए फिर बताता है कि हमको फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल हुआ एजुकेशन का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी, जैसे हेल्थ के ऊपर हो गया, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर हो गया। तो ये लोगों की महत्वाकांक्षा और क्या होती है कि हमको अच्छी जगह काम मिल सके, हमको अच्छी जगह पढ़ाई कर सके, हमको मेडिकल सुविधाएं मिल सके, ठीक है। तो ये बताता है एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, ठीक है। फिर जैसे बिजनेस करना है किसी को, तो फिर आर्टिकल 19 में है कि ट्रेड कर सकते हैं, फ्री फ्री ट्रेड कर सकते हैं पूरे इंडिया में, इस तरीके से। फिर फोर्थ पॉइंट, क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि एक, जिसको कहते हैं हम हिंदी में, हम उसको कहते हैं, पूरी तरीके से सही नहीं है पर मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं राम राज्य का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइडियल स्टेट, तो एक जस्ट सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे भेदभाव से सब ऊपर है, जेंडर के बेस पे या फिर रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे। तो सोसाइटी में एक जस्टनेस आती है, एक एक जस्टिस आता है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। देखेंगे जैसे जैसे अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या काम कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है फिफ्थ, प्रोवाइड फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल। भाई प्रीएम्बल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमको पता चला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है। लोगों ने इनडायरेक्टली लिखा है, पर वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा आगे, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन आइडेंटिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का गणराज्य। हमारा अगर पासपोर्ट देखते हैं तो जो पासपोर्ट होता है उसमें लिखा रहता है भारत का गणराज्य, भारतीय गणराज्य, ऐसे लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वो कौन दे रहा है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है हमको, ठीक है। फिर सिक्स है इम्पोज लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशंस ना दी होती या फिर कुछ राइट्स ना दिए होते इंडिविजुअल लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट मर्जी चाहे जो कर सकती थी, ठीक है। किसी सर्टेन रिलीजन के अगेंस्ट, किसी सर्टेन कास्ट के अगेंस्ट, जो पावर में है वो कुछ भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो लिमिट बनाई कि नहीं, आपको यहीं तक ही ये चीज़ करनी है, इसके आगे आपका राइट नहीं है, गवर्नमेंट का भी राइट नहीं है। तो वो सेफ गार्ड दिए हमको, ठीक है। तो सेफ गार्ड टू सिटीजन इज इक्वल्स टू लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो लिमिटेशंस भी लिखी हुई है। जैसे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसका, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रिज्ड। अब्रिज का मतलब उनको लिया नहीं जा सकता, वो फंडामेंटल है। ऐसा नहीं कि सरकार कल को आए और बोल दे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हम हटा देंगे, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ये क्या है? एक तरीके लिमिटेशन है। चलिए देखते हैं, अगला है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 1946 में,
1946, एक साल पहले आज़ादी के घटित हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे काफ़ी टर्मोइल चल रहा था इंडिया में, और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन वाला फेज था। तो उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, ठीक है। फिर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये देखेंगे हम क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड आइडियोलॉजीज, उसमें सारे ग्रुप्स थे, आइडियोलॉजीज थी, यस और नो। एलिजियंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब ऐसी मूलभूत जो हमारे ऐसे जिसको कहते हैं ना आदर्श, लोकतंत्र के आदर्श। मैं हिंदी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इजीली लेमन टर्म्स में समझ आता है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आप इजीली समझ नहीं सकते। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, जस्टिस, फ्रीडम, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। एम्फेसिस ऑन कंसेंट एंड डेलिब्रेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे करती थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक दूसरे से बातचीत करके, विचार विमर्श करके फिर बात करती थी। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई एक लीडर बैठा है, उसने सारे डिसीजंस ले लिए, ये पॉसिबल नहीं था। सब मिल बांट के चलाते थे कि क्या हम ये लॉ निकालें। एक एक लॉ के ऊपर पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स डिस्कशंस होते थे। उसके बाद में वो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ठीक है। फिर है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, उससे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आया है, एक मिनट, पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेरिका से क्या है, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह लिए हैं। कनाडा से क्या है मिला हमको, कनाडा से हमको लोअर हाउस मिला, बाइकैमरलिज्म जिसको कहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, फेडरलिज्म एक तरीके से कह सकते हैं। फिर फ्रांस से क्या मिला, फिर आयरलैंड से क्या मिला, इसके सामने मैंने लिख रखा है देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड। ये जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी होती है एक्चुअली, तो लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने ये चीज़ें उठाई। फिर आयरलैंड से क्या उठाया हमने, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमको कहीं से सीखना नहीं है, ठीक है। हमको हर जगह से सीख के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती थी उनको हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अडॉप्ट करते हैं। इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना यूनिक बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया में है तो हम किसी और से नहीं लेंगे, उस तरीके की अकोमोडेटिव एक जिसको कहते हैं नेचर, वो हुआ करता था। इस वजह से मल्टीपल फंक्शंस, मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन कर पाता है। आज तक सक्सेसफुल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से। अब देखिए, ये तो हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू। अब मोटी मोटी बात करते हैं। मेन जो हमारा चैप्टर है उसमें बोलता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट चीज़ है प्रोवाइड्स एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। तरीका जैसे होता है ना आपके पास में, मान लीजिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट खेलने का एक तरीका होता है कि हाँ ठीक है, बॉलर बॉल फेंकेगा, बैट्समैन बैटिंग करेगा, ठीक है। तो वो एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अंपायर है तो वो डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं ना कि बॉलर बॉलर की जगह बॉल अंपायर को दे दी जाए और अब बॉलर जाके अंपायरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए जो फ्रेमवर्क होता है, हर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी। फिर वापस वही चीज़, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर है रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट है बड़े बड़े ऑफिस में बैठी हुई है, ठीक है, उसके साथ में इन लोगों का तालमेल कैसे होगा, वो कौन कौन प्रोवाइड करता है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर्स कौन कर सकता है, इसका मतलब स्पेसिफाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे जो शहर में जो सिटी का जो लीडर है, मान लीजिए नगर पालिका का जो चेयरमैन है, ठीक है, नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नगर पालिका के चेयरमैन की नगर पालिका जितनी उसकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ठीक है, फिर एमएलए जो होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट में होते हैं, एमएलए की पावर एमएलए जितनी होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो काम कर सकता है। ठीक है, स्टेट तक। फिर उसके बाद एमएलए से बड़े होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट, ऑल मतलब पूरे इंडिया में जो लॉज निकलेंगे उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, एमएलए क्या कर सकता है, स्टेट लॉज में कुछ अपना ऐड कर सकता है। एमपी की होता है वो नेशनल लॉज में काम करते हैं। ठीक है, फिर मिनिस्टर्स हो गए। अब ऐसा नहीं है ना कि होम मिनिस्टर साहब है, होम मिनिस्टर पानी का भी काम कर रहा है, होम मिनिस्टर बिजली का भी काम कर रहा है, होम मिनिस्टर दूसरे देशों के साथ लड़ाई हो रही है उसका भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स स्पेसिफाई होती है। होम मिनिस्टर का काम होम मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्टर का डिफेंस का, पानी का पानी वाले का, बिजली का बिजली विभाग का। ठीक है, तो हर डिसीजन अलग अलग होते हैं, हर के डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये स्पेसिफाई कर दिया है कि हर कोई एक इंसान सारे डिसीजन नहीं ले सकता। सिमिलरली बहुत सारे लोग एक काम नहीं करेंगे। ठीक है, सबके अपने अपने काम निर्धारित हैं। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बताते हैं। फिर आता है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेन चीज़ वही है जो हमने अभी डिस्कस करते हुए आई। कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू कीप पेस विद दीज कम्युनिटीज़। सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी होती है और अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि वो सब लोग साथ में चल सकें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बेसिक सेट ऑफ प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल्स विच अ गवर्नमेंट इज फ्रेम एंड स्टेट इज गवर्न, की हमने बात कर ली। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है, मेन बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्यों चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, देख लिया हमने फर्स्ट फंक्शन, सेट ऑफ रूल्स that allow for minimal coordination among its members. These rules are legally enforceable and gives an assurance to everybody that others will follow. ठीक है, ऐसा नहीं कि रात रात में 3 बजे अगर बहुत ज़ोर से शोर शराबा कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत तेज़ म्यूज़िक चला रहा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, वो दूसरों का सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो हर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में एज अ होल रहते हैं तो। ठीक है, सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट में कौन से काम कौन कौन कर सकता है। ठीक है, इट डिसाइड्स हु गेट टू डिसाइड what the laws will be. In the Indian Constitution, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policy in Parliament itself be organized in a particular manner. जो देश के बड़े बड़े कानून है वो कौन बनाता है, हमारा पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, हम देख चुके हैं। फिर थर्ड चीज़ है, द थर्ड फंक्शन इज टू सेट सम रूल्स limits set some limits on what government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. Government has to specify certain fundamental rights. जैसे हमने बात की थी, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, एक तरीके के फंडामेंटल राइट्स आर टाइप ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, ये तो आपको सिटीजन्स को देना ही देना है। ठीक है, तो वो लिमिटेशन सेट करता है, इसलिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। Fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of society and create conditions for just society. ये हमने देख लिया, सेम चीज़ जो पहले पढ़ते आ रहे हैं। बस ये पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट करके लिख रखे हैं, आपको बस रीड करने हैं। ठीक है, आप इस पूरे डॉक्यूमेंट से पढ़ के और पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल। इट मीन्स पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन।
हम अलग अलग तो शुरू से थे, हमारे जो पुरखे थे, दादाजी, उनसे पुराने लोग, जो 10 10 पीढ़ी पुराने, वो सब इंडिविजुअल तो जी रहे थे। पर जो नाम आया है इंडियन, ठीक है, दैट वी आर इंडियन, पहले हम सिर्फ बात करते थे कि हाँ हम सब लोग भारतीय हैं, लेकिन ये इंडियन जो आइडेंटिटी ये किसने दी हमको? ये आइडेंटिटी आती है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई सिर्फ बोलने से थोड़ी इंडियन हो जाएंगे, कोई चीज़ होनी चाहिए ना जो आपको बैक कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो। कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, ठीक है। हमसे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ही है, ठीक है। क्या बोलता है, बार बार प्रियम्बल देखा करो, प्रियम्बल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बार बार यही कहता है, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सबसे पहले, कहानी शुरू होती है 1946 से, जब बातें चल रही थी कि हाँ अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले थे, और यही बातें चल रही थी कि इंडियंस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा वो इंडियन, मेनली उसमें इंडियंस लोग होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई, उसमें अलग अलग मेंबर्स आए। किसी का कहना था कि डायरेक्टली लोग ही चुनेंगे उन मेंबर्स को, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पूरे देश में बहुत उथल पुथल मच रही थी, दंगे फसाद चल रहे थे, ठीक है। तो फिर इनडायरेक्टली उनको चुना गया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनडायरेक्टली चुना गया उन लोगों को, ठीक है। फिर उन्होंने बैठ के 2 साल से भी ज़्यादा लग गया टाइम, और उसमें बैठ के फिर उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये 1947 से पहले बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इट हेल्ड इट फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि कब बनी थी। रीअसेंबल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947 को वापस मिली। मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे मैंने बताया, इनडायरेक्ट इलेक्शन से बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब जो राज्यों में असेंबलीज होती हैं, जो स्टेट में असेंबली होती है, उन वहाँ पे जो चुने हुए हैं उनको किसने चुना? उनको चुना लोगों ने। और फिर जो स्टेट में चुने गए उन्होंने फिर उसके आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना, ठीक है। इसलिए ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। तब ये कब एस्टेब्लिश हुई थी असेंबली? 1935 में हुई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के तहत आई एग्जिस्टेंस में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई कैबिनेट मिशन प्लान के। हाँ, तो कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। फिर कंपोजिशन क्या था? कंपोजिशन में सबसे पहली चीज़ लिखेंगे आप कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले हमारे पास में क्या थे? टेम्पररी चेयरमैन थे, ठीक है। ये टेम्पररी चेयरमैन थे, ये बात समझ आ गई, ठीक है। एंड ऑन 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ Constituent Assembly. On 13 December 1946, Pandit Jawaharlal ने presented the objective resolution, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके क्या बनता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही हमारा बना प्रीएम्बल, ठीक है। इसमें क्या थी? एस्पिरेशन एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इट वॉज सबमिटेड ऑन 22 जनवरी 2047, 22 जनवरी 1947, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, भी 2047, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी
that outlined the future sovereign democratic republic of India on 26 जनवरी नवंबर 1949। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है 26 जनवरी 26 जनवरी को 26 जनवरी 1949। अब ये क्यों चुना गया 26 जनवरी? 26 जनवरी को 1930 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे रावी बैंक में पूर्ण स्वराज की ओथ ली थी, पूर्ण स्वराज की हमने शपथ ली थी, ठीक है। इसलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 26 जनवरी 1930 में, इसलिए इसको चुना गया ये डेट को। 26 जनवरी, सॉरी मैं कह रहा था 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 में क्यों अडॉप्ट किया गया? हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों बनाते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को ही पूरा हो चुका है? तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, लाहौर में पूर्ण स्वराज की जो ओथ थी वो ली थी, किसने ली थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल हैं, स्टार्टिंग में इतने थे, और फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको बनाने में, ठीक है। अब फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन थी, मतलब दिमागी जो लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़े लिखे, बहुत दिमाग से अच्छे, और फिर फ्रीडम फाइटर्स भी थे जिन्होंने आज़ादी में बहुत आगे रह के काम किया था, ठीक है, आज़ादी के लिए। फिर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये उसका एम था। फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स में 3-4 के साथ में पूछ सकते हैं, तो 5 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लेगेसी स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये क्या है? ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी था एक, जो इंडिया के एक्ट्स निकाले थे, बहुत सारे एक्ट्स निकाले थे ब्रिटिश सरकार में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का निकाला था, आज़ादी से 12 साल पहले। ये जो एक्ट था, इस एक्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस क्योंकि उस टाइम तक एकदम पीक पे चल रहा था, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था वो एकदम उस पे उफान पे था। तो जब ये एक्ट निकाला ब्रिटिश ने, तो ये सब देख दुख के निकाला था कि हाँ भाई, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडिया से हमको जाना पड़े और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया खुद से बनाए। तो उस प्रोविज़न में ही बहुत सारी चीज़ें 1935 के एक्ट में आ गई, तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, क्योंकि इतने साल, 200 साल अगर ब्रिटेन वालों ने राज किया है, तो वही सिस्टम थोड़ा बहुत तो चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, पहले थोड़ी हुआ करती थी, तो ये सब चीज़ें भी क्या है, ये ब्रिटिश से ली हुई हैं हमने। फिर जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, रोल ऑफ स्पीकर हो गया। रूल ऑफ लॉ का मतलब नियम से चलो, बस मेन बात यही है। एक मिनट, ठीक है, तो नियम से चलो, रोल ऑफ स्पीकर हो गया। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, प्रियम्बल लिया, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ली, जुडिशरी जो होती है हमारे जज लोग, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा, मतलब राज्यसभा जो होती है, जो स्टेट का हाउस होता है, राज्यसभा और लोकसभा दो हाउस है पार्लियामेंट में, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में हम लोग चुनते हैं, ठीक है, पीपल चुनते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है। इनको जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी थी ना, जैसे स्टेट में स्टेट के लोग थे, उन्होंने फिर इनडायरेक्टली चुना, फिर वो राज्यसभा में गए, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो राज्यसभा में कुछ लोग प्रेसिडेंट भी चुन सकता है, प्रेसिडेंट साहब होते हैं जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी कुछ अपनी मर्जी के लोग, अपने जैसे उनको अच्छा लगा कि भाई ये साइंटिस्ट है, मान लो ये बहुत अच्छा टीचर है,
ये कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, कोई फिल्म का एक्टर है, तो उसको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से राज्यसभा में चुन सकता है। उन लोगों को बोला जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? उनको बोला जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया हमने क्वासी फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम पूरा तरीके से फेडरल भी नहीं, पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं। 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है। ठीक है। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग। ठीक है, उसको ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है, खराब तरीके से देखा जाता है कि बैग ऑफ बोरोइंग है। बट बोरिंग दिस आइडियाज वॉज नॉट अ स्लेविश इमिटेशन। ये कोई गुलामी की तरीके से नहीं हमने किसी से उधार लिया। ठीक है। हर प्रोविजन को इंडिया के हिसाब से उसको चुना गया। और अगर को कनाडा से कोई चीज़ उठा के हमने हमारे उसमें डाली है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ से पढ़ा कॉपी पेस्ट और यहाँ पे चीटिंग करके डाल दिया, ऐसा नहीं किया। हमने वहाँ से वो आइडिया लिया कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो सकती है, और फिर उसको इंडिया की कंडीशंस में उसको परख के सही तरीके से सोच समझ के बातचीत करके फिर उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई तू मेरे को ये रूल बुक दे दे, कनाडा में जो रूल चल रहा है वो हमको दे दे, हम है ना तेरी बात मान लेंगे, ऐसा नहीं था। ठीक है। हर प्रोविजन को वहाँ से लिया गया, उसको समझा प्रॉपरली, उसके ऊपर बातचीत हुई, फिर देखा कि इंडिया में किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। फिर उसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए क्रिटिसाइज इसका जो क्रिटिसिज्म था वो मेनली हमने हटा दी। Each provision had to be dependent on the grounds that it was suited to Indian context, problems and aspirations। ठीक है, वही चीज़ बताए। India was extremely lucky to have an assembly that instead of being parochial in its outlook could take the best of it। ठीक है। पैरोकियल नहीं थी वो। ठीक है। बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक तरीके से गुमान वाली, एटीट्यूड वाली, वैसी तरीके नहीं थी। जहाँ से जो चीज़ बेस्ट लगी हमने वो चीज़ ली है। ठीक है। ये थी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन बेसिकली इस चैप्टर में यही चीज़ है। अगर हम देखें तो मोटा मोटा चैप्टर में यही है, बस आपको थोड़े से फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। और मेन चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग देखनी है। फंक्शनिंग क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। एक फंक्शनिंग अलग है, एक नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। उसके बाद में फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, ठीक है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें ले रखी है हमने, वो देखनी है। फिर उसके बाद में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, वो क्या थे, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, किस डेट को क्या हुआ, 29 नवंबर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ। ठीक है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आप लिस्ट बनाओगे 5-6 चीज़ें निकल जाएगी, बस वो चीज़ें हैं। ठीक है। फिर इसमें एग्जाम देखो, एक एमसीक्यू दे रखा, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास विदाउट एनी डिबेट। ये किस में से निकला, तो ये चीज़ थी हमारी एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है, एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जो भी इंसान अगर अबव 18 ईयर्स है, ठीक है, अबव 18 ईयर्स है, वो वोट दे सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कहा कि ये चीज़ तो निकलेगी निकलेगी। वोट देने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। काला गोरा कोई हमने भेदभाव इसमें नहीं किया। ठीक है। फिर जैसे हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू अ पर्सन हैव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आपको देखना है कि क्या क्या कितने कितने राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वालिटी से शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू हाँ राइट टू लाइफ होता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है। इस तरीके से फिर राइट टू रिलीजन आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आ जाता है। ठीक है। बहुत सारे राइट्स हैं। फिर राइट टू रिलीजन हो गया, उसके बाद में आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हो गए। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। ये आर्टिकल 32 होता है। तो ये आपको देखना है कि कितने राइट्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, फ्रीडम में कौन कौन से हैं। ठीक है। रटना नहीं है यार, अपने आप याद रखोगे हो जाएगा, धीरे धीरे रिवाइज करोगे अपने आप आ जाएंगे। ये बेसिक याद रखोगे, इक्वालिटी, फ्रीडम, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, फिर कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने की थी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं। माउंट बैटर प्लान, बैटन है, माउंट बैटन, माउंट बैटन प्लान था, क्रिप्स मिशन था, या मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन था। या देखना किसके ऊपर था, कैबिनेट मिशन वाली चीज सही। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रिप्रेजेंटेटिव थी, ऑथोरिटेरियन थी, डिक्टेटरशिप थी, या नन थी, ठीक है। तो वो क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव। ऑथोरिटेरियन का मतलब मर्जी जो वो करे, डिक्टेटरशिप का भी मतलब तानाशाही, ठीक है। तो तानाशाही थोड़ी थे वो लोग, उन्हें तो पूरे देश के बारे में सोच के फिर निकाला ना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब रेजिडुअरी पावर्स देखो, रेजिडुअरी पावर्स वाज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री में थी रेजिडुअरी पावर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। फिर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है, पर ठीक है, कोशिश अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं, काम नहीं आएंगे। मेन तो एनसीईआरटी का जो ये जो जितने नोट्स हैं, ये कुल मिला के एनसीईआरटी का शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ कम नहीं। पर इन क्वेश्चन को ट्राई करना हो, प्रैक्टिस करनी हो, उसे जानना हो, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आंसर भी दे रखे हैं पीछे, तो इसलिए ट्राई करना हो तो कर सकते, फिर पीछे आंसर मैच कर लो। काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो थैंक यू, एंड क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे।